बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें तो यहाँ पे हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस, देन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। व्हाट इज़ थ्योरी बेस? सबसे पहले अगर हम थ्योरी बेस की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जब भी हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिजनेस में कोई भी तरीके की अगर लेन देन हुई है, कोई भी पैसों का आना या जाना हुआ है, तो उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम अपने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं। These provide a framework for recording and reporting business transaction। तो यहाँ पे ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग कर सके बिजनेस ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप प्रोवाइड्स कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइन फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए हमारी जो प्रिंसिपल्स या फिर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस। हम क्यों ऐसा करें, क्यों इन रूल्स को फॉलो करें या इन प्रिंसिपल को फॉलो करें, ताकि हमारी जो डाटा है उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कंपैरेबिलिटी बनी रहे, रिलायबिलिटी बनी रहे। यहाँ पे 3 टर्म है हमारे पास, यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। फर्स्ट टर्म यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारा जो सालों का डाटा है उसको जब हम देखें तो हमें ऐसा न लगे कि हमारा किसी भी साल का डाटा कुछ अलग से दिख रहा है। ठीक है, एक ही कलर हम यूज़ करें, एक ही फॉर्मेट हम रखें, ऐसे ही हम जैसे डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं वैसे ही रिकॉर्डिंग करें। ठीक, अब कंपेरेबिलिटी के लिए हम करते हैं ये सब। हम जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को क्या चाहिए होता है, पिछले साल का डाटा चाहिए होता है और इस साल का डाटा चाहिए होता है। उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पिछले साल में खर्चे हुए हैं उनसे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ हमें पैसा लगाना है। तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी बनी रहे, जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है यूज़र्स को वो कंपेयर इजीली कर सके। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डाटा मिल रहा है हमें वो कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्चुअल में जो एक्यूरेसी है वो कितनी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 8 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि हमारी जो बिजनेस है और जो हमारा ओनर है दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज़। क्यों सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस की एक अपनी पहचान है, कंपनी का नाम है, कंपनी की सील है, कंपनी किसी को भी कोर्ट में ले जा सकती है और कोई थर्ड पार्टी भी आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर क्या कर सकती है, केस डाल सकती है। ऐसे ही ओनर एक अलग एंटिटी है, उसका बिजनेस से लेना देना है पर लेकिन दोनों एक नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ओनर ने अगर 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो बिजनेस के पास क्या आया, कैपिटल रेज हो गई 1 लाख की और ओनर की क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट रेज हो गई 1 लाख की। नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है अगर वो मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फर्नीचर लिया है हमने 50,000 का तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स हुई है 80,000 की तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर हम देखें गुड रेपुटेशन आपने बना रखी है,
मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी है, हालांकि वो क्या करता है, आपकी सेल्स को बढ़ाता है, पर लेकिन आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, आपके बिजनेस के लिए एक तरीके का एसेट है, पर उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो ये भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है उसको, उसकी जो लाइफ है वो क्या है, लॉन्ग है। बिजनेस इज एज्यूम्ड टू कंटिन्यू फॉर द फोरसीनेबल फ्यूचर, यानी बिजनेस हमारा लंबा चलेगा, ये हम सोच के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। बिजनेस इज नॉट गोइंग टू क्लोज टुमारो। एग्जाम्पल, मशीनरी इज यूज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मशीनरी को हम तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक वो यूज़ होती रहेगी, उसकी नहीं है, हम तब तक उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो हमने अभी क्या देखा कि बिज़नेस की लाइफ क्या है, लॉन्ग है। अब अगर बिज़नेस की लाइफ लॉन्ग है तो आपकी लाइफ लॉन्ग है तो आप क्या करते हैं, 1 साल का आपने फ़ोटोज़ क्लिक करी हुई होंगी, वो 1 साल में फ़ोल्डर बना के रख लिया। दूसरे साल की आपने फ़ोटो क्लिक करी है, वो आपने दूसरे साल का फ़ोल्डर बना लिया। तो इस तरीके से आपने एक एक साल का फ़ोल्डर बना लिया। तो यहाँ पे ये भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ पे हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें इस तरीके से इस ड्यूरेशन में क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, और एक साल हमारा इतने समय में ख़त्म हो जाएगा, 12 महीने हमारे पूरे हो जाएंगे और साल हमारा ख़त्म होगा। क्लोजिंग कब होगी हमारी, 31 मार्च को। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेथड। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो नाम ही है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड है। कहता है कि असेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट। जो हमारे एसेट्स हैं उनको किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, एक्विजिशन कॉस्ट पे, यानी जितने रुपए पे वो खरीदे गए थे उतने पे ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और आगे की जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं वो भी हम इसी को कंसीडर करते हुए, इसी के ऊपर परसेंटेज लगाते हुए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, और हमारा जो मशीनरी, यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मशीनरी जो परचेज की है हमने 2 लाख की है, करंट वैल्यू उसकी हो गई 2,50,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 रुपये से क्या हो गया, हमारा जो मशीनरी का है पैसे बढ़ गए हैं। ऐसे ही अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते, 50,000 का डेप्रिसिएशन हो गया तो हम किसके ऊपर लगाते, 2 लाख के ऊपर लगाते। नेक्स्ट है हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट। ये हमारा जो अकाउंटिंग का पूरा एकदम कह सकते हैं जर्नल एंट्रीज का भी बेस होता है। तो यहाँ पे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बनी होती है इसके अंदर, कहता है कि हमारा जो एसेट है वो किसके बराबर रहेगा, हमारी जितनी भी कैपिटल है प्लस हमारी जितनी भी लाइबिलिटी है उसके बराबर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई गई 1 लाख रुपए, असेट्स लिया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 लाख का असेट हो गया, कैपिटल हो गई 1 लाख की। लाइबिलिटी अभी हमारी कुछ नहीं अराइज हुई है, जब हमने बिजनेस स्टार्ट ही किया तो अभी हमारी लाइबिलिटी क्या है, 0, और कैपिटल हो गई 1 लाख, तो एसेट भी हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रिकॉग्निशन रूल। यहाँ कहता है, रिवेन्यू की बात कर रहा है कि यहाँ पे रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब वो अर्न हुआ है, नहीं कि जब आपके हाथ में कैश आया है। मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ सेल कर दी, आपने कहा हम आपके जान पहचान के लोग हैं, आप अभी ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इतने पीस उठा लीजिए और बाद में आप क्या कर देना, इसकी पेमेंट कर देना। ठीक है, तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे, हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपने उन प्रोडक्ट्स को उनको हैंड ओवर किया है, ना कि हम तब उसको रिकॉर्ड करेंगे जब उन्होंने पेमेंट दी है। तो रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड, जब उसको अर्न किया गया है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रिकॉग्निशन रूल। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल मेड, यहाँ पे सेल हो गई, गुड्स हमने क्रेडिट पे यानी कि अभी बेच दिए उधार पे,
रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड इवन दो कैश में बी रिसीव्ड लेटर। पैसे हमें क्या आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, पर लेकिन हमने सेल कब करी है, आज करी है, तो आज की हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे रेवेन्यू की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिलेटेड रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंस। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 5 लाख, रिलेटेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 3 लाख, और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 2 लाख का। तो यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ और जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको हमने क्या किया है, कंपेयर किया है, और हमारा क्या आ गया, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके रेवेन्यू को मैच करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो नाम में है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब किसी चीज़ को क्या करना, आपने दिखाना है, खोल के दिखाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज मटेरियल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नीडेड बाय यूज़र। तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनती है, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है और यूज़र्स की यूज़ की इंफॉर्मेशन है, उसको हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, प्रॉपर डिस्क्लोज करना है, ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं उस इंफॉर्मेशन का यूज़ भी कर पाएँ। गोल क्या होता है इसका, ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके। जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको पैसा लगाना है तो वो अपना डिसीजन प्रॉपरली ले सकें, इसलिए ही हम क्या करते हैं, फुल डिस्क्लोज। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड अनलेस अ जस्टिफाइड चेंज इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आपने एक साल में वो काम किया, दूसरे साल में भी वो काम किया, हर साल आप वो काम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई गैप नहीं छोड़ रहे। ठीक है, कहीं पे आपने उसको ड्रॉप नहीं किया, कहीं पे आपने उसको तोड़ा नहीं उस चीज़ को। तो यहाँ पे उसी को क्या कहा गया है, कंसिस्टेंसी कही गई है। और कह रहा है कि अकाउंटिंग मेथड शुड अप्लाई कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। हर साल उसको उसी तरीके से रिकॉर्ड करते चले जाना है। सारा डाटा हम, अगर हमारा बिजनेस 15 साल चल रहा है, 20 साल चल रहा है, तो हमारा डाटा फर्स्ट ईयर से लेके हमारे पास 15 to 20 ईयर्स तक होना चाहिए। वो भी ऐसे फॉर्म में होना चाहिए कि हमारे पास क्या कर सकें, हम बेटर कंपैरिजन कर सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ताकि अगर हमारे इन्वेस्टर पिछला हमारा डाटा देख के हमारी कंपनी की पोजीशन और पोटेंशियल देखना चाहें तो वो क्या कर सकें, उसको भी देख सकें। नेक्स्ट है कन्वर्टिज्म एंड प्रूडेंस। बी कॉशन अंडर अनसर्टिनिटी। तो यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है, अनसर्टिनिटी आ जाती है। ठीक है, अनसर्टिनिटी क्या होती है हमारी, आगे चल के ऐसा हो सकता है मेरे पैसे जो मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेच दिया उसके वो पैसे डूब जाए, ठीक है, उसके पैसे वो ना मिले, तो मुझे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। कंसिडर प्रोबेबल लॉसेस एप्रोप्रिएटली, डू नॉट रिकॉग्नाइज अनसर्टेन प्रॉफिट्स विदाउट प्रॉपर बेसिस। कहता है कि अपने लॉसेस को अप्रोप्रिएटली क्या करें, आप कंसीडर करके चलें कि अगर आपके पैसे डूब गए तो क्या होगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। उसी के लिए हम रिज़र्व बनाते हैं, जनरल रिज़र्व बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को अपने लॉसेस को कंसीडर करके चलना है और अपने अनसर्टेन प्रॉफिट को हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसको हमने किसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं करना है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कन्वर्टिज्म का। ठीक है, लॉसेस हम देखेंगे, हम कंसीडर करेंगे, और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, डाउटफुल रिसीवेबल, एप्रोप्रिएट अलाउंस प्रोविजन में भी रिक्वायर्ड। तो अगर यहाँ पे डाउटफुल डेब्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे अप्रोप्रिएटली, ताकि हमारे को पता रहे कि अगर ये पैसे डूब भी गए तो हमारे बिजनेस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अगर आपको 50 क्वांटिटी दे दी क्रेडिट के ऊपर,
तो मैं उसका क्या लेके चलूँ, बैड डेब्ट का प्रोविजन लेके चलूँ, ताकि अगर आप कल को पैसे ना लौटाएं तो मैं क्या कर सकूँ, उस लॉस को मैनेज कर पाऊँ, मेरा बिजनेस एकदम ऐसे बैठ ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियल इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन दैट कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ऐसी प्रोवाइड करवानी चाहिए हमें कि जो हमारा यूज़र है वो क्या कर सके, उसके काम की हो। ठीक है, आलतू फालतू चीज़ें हम डाल दें और जो मेन मुद्दे की बात है वो अगर उसमें से डाटा में से निकाल लें तो यहाँ पे जो यूज़र का डिसीजन है वो क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। गलत चीज़ों को, गलत इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होते हुए वो डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो हमारे डाटा के यूज़र को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे। एग्जाम्पल, ₹10 item generally insignificant for a large business but ₹10 crore liability potentially material। अगर 10 रुपए की आइटम रह भी गई तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत लार्ज बिजनेस है तो, पर लेकिन अगर हमारी 10 करोड़ की लाइबिलिटी हमने डिस्क्लोज नहीं करी, वो हमने अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर से छुपा ली। देखो पोटेंशियल वर्ड जो है ना, ये किसके लिए यूज़ होता है, बेसिकली जो हमारा कल को आने वाले टाइम में इन्वेस्टर बन सकता है। ठीक है, उसके लिए हम लगाते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। अगर हम उसको ये ना बताएं कि हमारी लाइबिलिटी है, हमने तो 10 करोड़ पे करने हैं अभी, तो वो क्या कर सकता है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। ऐसे में वो क्या कर गया, अपने पैसे को फंसा गया हमारे बिजनेस में। तो हमने इस तरीके का काम नहीं करना जहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टर है उसको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपना पैसा उससे निकलवा लिया ना, ये काम नहीं। नेक्स्ट है वन स्लाइड रिवीजन। यहाँ पे हम अगर देखें तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उसमें हम एक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ओनर क्या है, अलग हैं। ठीक है, यही हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। देन मनी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम मनी टर्म में लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। क्या कहता है कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू करता रहेगा बहुत समय तक फ्यूचर में। देन नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि डिवाइड बिजनेस लाइफ। बिजनेस की लाइफ क्योंकि बहुत लंबी है तो उसको एक एक साल के गैप में बांट दिया गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा एक साल रहता है फाइनेंशियल ईयर। देन नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेथड। ये क्या कहता है कि एक्विजिशन जो है हमारी, एक्विजिशन कॉस्ट जो है उसी के बेसिस पे हम सारी अकाउंटिंग करेंगे किसी भी पर्टिकुलर मशीनरी की या फिर किसी असेट की। नेक्स्ट है हमारे पास 6 डुअल एस्पेक्ट। यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट यानी 2 एस्पेक्ट, यहाँ पे हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी जिसमें क्या था, हमारे पास एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे ही हम कैपिटल इंक्रीज लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और एसेट इज इक्वल्स टू हमारा क्या रहेगा, लाइबिलिटी एंड हमारी जो कैपिटल है दोनों को इंक्लूड करके एसेट बना रहेगा। नेक्स्ट रिवेन्यू रिकग्निशन। रिवेन्यू व्हेन अर्नड, तो जब हम क्या करेंगे, रिवेन्यू को अर्न करेंगे हम तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास हाथ में कैश आएगा। ठीक है, जब सेल की गई है तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश हमारे को अगर बाद में मिल रहा है तो हम उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो हमारा रिवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस है वो क्या करना चाहिए, आपस में मैच करना चाहिए। लास्ट है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर। यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर और मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो हमारी जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को या फिर यूजर्स को रिक्वायर्ड है हम उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करें, उसको छुपाएं नहीं, ताकि हमारा जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो अपना डिसीजन प्रॉपरली ले सके। देन है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मेथड। जो भी मेथड हमने फर्स्ट ईयर में यूज़ किया है, सेकेंड ईयर में यूज़ करा है, थर्ड ईयर में भी ऐसे ही सालों साल वो मेथड चलता रहे। देन था हमारा प्रूडेंस, कॉजन अंडर अनसर्टेनिटी।
तो यहाँ पे हम अनसर्टेन लॉसेस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसके लिए हम रिजर्व्स बनाते हैं, और जो हमारा अनसर्टेन प्रॉफिट है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। लास्ट था हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि हम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन से हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले है हमारे पास एक्सप्लेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और ये मेनली इनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इनको ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके कवर कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एक्सप्लेन गैप, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इसमें क्या लिखना है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए, और बाकी के कॉन्सेप्ट्स आप क्या कर देंगे, इसके अंदर लिख देंगे। जो बिजनेस एंटिटी है, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, सारे आप इसमें कॉन्सेप्ट्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको जेन्युइनली लेक्चर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने टॉपिक्स जो आप एक्चुअल में कवर करना चाहते हैं वो कमेंट करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस लेक्चर को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।